वेलकम टू वंडर सीको वर्ल्ड। आज एचटेट 2023 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स का सेक्शन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है कि आपको ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट है उसको एलिमिनेट करना है, यानी व्यापार शेष के घाटे को दूर करना है। तो कैसे करोगे? अगर हम पहले ये नीचे के 3 रीज़न देखें कि जिनके थ्रू हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। निर्यात को हतोत्साहित करके अगर एक्सपोर्ट ही डिस्करेज कर दोगे तो इससे बेनिफिट नहीं होने वाला। इम्पोर्ट्स बढ़ाने से भी कभी भी ट्रेड सरप्लस जो है हमारा वो हमें नहीं होता, ट्रेड डेफिसिट में ही जाता है। तो ये तीनों ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव करने के या डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस में आपको डेफिसिट है तो उसको ठीक करने के तरीके नहीं हैं। राइट आंसर होगा डीवैल्यूएशन। एक बार डीवैल्यूएशन को देख लेते हैं। डीवैल्यूएशन होता क्या है? पहले $1 50 रुपीज़ के इक्वल था, अब $1 90 रुपीज़ के इक्वल हो गया है। तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएट करना, यानी हमने $1 के बदले हम 90 रुपीज़ देने को रेडी हो चुके हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमने अपने इंडियन रुपी की जो वैल्यू है उसको डीवैल्यूएट कर दिया, गिरा दिया। इसके चलते क्या होगा, पहले $1 के बदले में हम 50 का सामान दे रहे थे, अब 90 का दे रहे हैं। तो इसके चलते हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेंगे, क्योंकि उसी $1 को देकर के उन्हें 90 का सामान मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट की डिमांड हमारी बढ़ेगी। वहीं बात करें इम्पोर्ट की, तो पहले हमें $1 का सामान लेने के बदले 50 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब $1 का सामान मंगाते हैं तो 90 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इम्पोर्ट के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट होगा, इम्पोर्ट हमारे घट जाएंगे। तो डिवैल्यूएशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपने ट्रेड बैलेंस, यानी गुड्स का जो हमारा लेन देन है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा ट्रेड बैलेंस कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम गुड्स को लेकर के चलते हैं, तो उनमें अगर आपको डेफिसिट चल रहा है, यानी इम्पोर्ट आपके ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना होगा, डिवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने देश की करेंसी को। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि आपकी MEC, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि कितना फ्यूचर में एक मशीन से आपको प्रॉफिट होने वाला है, अगर वो ग्रेटर देन आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पे करने वाले हो, अगर उससे ग्रेटर आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो उस सिचुएशन में आप हमेशा इन्वेस्टमेंट आपकी पॉजिटिव रहेगी, जीरो और नेगेटिव और इनफाइनाइट नहीं होने वाली। राइट आंसर थर्ड होगा। थर्ड में हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसी स्कीम है जो कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला प्रोग्राम नहीं है। तो फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। ये तीनों के तीनों ऐसे प्रोग्राम्स थे जो वेज के ऊपर बेस्ड थे, यानी आप सीधा सीधा जो भी हमारे देश के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको वेज प्रोवाइड कर रहे थे इन तीनों के थ्रू। यहाँ पे आप फूड के रूप में, और यहाँ पे आप डायरेक्ट वेजेस, यहाँ काम प्रोवाइड करके, यानी यहाँ वेज मिल रही है। ट्राइसम है, ट्राइसम की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, यहाँ है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, ना कि वेजेस। राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको निकालनी है, यानी चतुर्थक परिसर यानी विस्तार आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। जैसे हम जब मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालते टाइम हम n+1 अपॉन सेकेंड 2 क्यों करते हैं? क्योंकि मीडियन हमारा जो भी हमारे डाटा होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हमें मिड वैल्यू निकाल के दे देता है। ऐसे ही क्वार्टाइल हमारी इस पूरी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसीलिए n+1 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं जब हम क्वार्टाइल निकालते हैं अपना। तो Q3 और Q1 को निकालते हैं। पहले Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? Q3 निकालने के लिए हमें n+1 अपॉन 4 करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q1 कैसे निकलेगा? Q1 निकालने के लिए हम n+1 अपॉन 4 करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें n की, तो n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास यहाँ पे 11 डाटा है। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 11 गिवन है। तो यहाँ पे n+1 अपॉन 4 की वैल्यू निकालते हैं पहले। 11 + 1 अपॉन 4, 12 अपॉन 4, हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ n+1 अपॉन 3 × 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी Q3 हमारा 9th आइटम है और Q1 हमारा 3rd आइटम है। 9th आइटम माइनस 3rd आइटम, यानी 58 - 35। राइट आंसर अपना होगा 23। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, यानी आपको प्राथमिक समंक
की आपको कलेक्टिंग करनी है, यानी उनको संकलन करना है उनका, तो इनमें से कौन सा मेथड प्राइमरी नहीं है यानी सेकेंडरी हमें फाइंड आउट करना है, वो अपना राइट आंसर होगा। अगर बात करें सीधे सीधे आप सूचना देने वाले यानी जो भी आपके इन्यूमरेटर्स हैं उनके पास जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन देने वालों के पास इन्फॉर्मेशन अगर आप ले रहे हो तो ये अपना प्राइमरी हो गया भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, आपने सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाई है, यानी जो भी आपके इन्फॉर्मेशन देने वाले बंदे हैं उनसे आपने सीधा सीधा जा करके इन्फॉर्मेंट के पास गए और आपने उनसे शेड्यूल फिल करवा लिया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी प्राइमरी है। तो हमें तो सेकेंडरी ढूंढना है। इन्फॉर्मेशन हमने रिपोर्ट ऑफ कमीशन यानी जो कमीशंस की रिपोर्ट्स होती हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अपनी किसी और की जानकारी को, जब आप किसी और की कलेक्ट की हुई जानकारी को जब आप यूज़ करते हो तो वो आपका सेकेंडरी होता है। थर्ड अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे। सीधा सीधा आपने व्यक्तिगत डायरेक्टली किसी से पूछ इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर अपना क्या होगा? थर्ड अपना राइट आंसर होगा कि आयोगों की रिपोर्ट से आपने सूचना प्राप्त की है। 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपने अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यूएट कर लिया, तो इसके चलते अब अपने देश की मुद्रा के अवमूल्यन के चलते क्या होगा? आपके आयात महंगे हो जाएंगे। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। डिवैल्यूएट करने से आयात आपके लिए महंगे हो जाते हैं, निर्यात आपके सस्ते होते हैं। ओवरऑल ऐसा होने से हमारी कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है। नंबर 7, रैचिट इफेक्ट के बारे में हमसे पूछा गया, तो रैचिट इफेक्ट का एमपीसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर 4th होगा। रैचिट इफेक्ट क्या होता है? रैचिट इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जब आपकी आय इनकम जब डिक्रीज़ होती है, जब आपकी आय में कमी होती है, तो उसके कम होने से कंजम्पशन कम नहीं होता। कहीं ना कहीं आप हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन के आदी हो चुके हो, आप यूज टू हो चुके हो, अब आप उस कंजम्पशन को कम नहीं करने वाले। इसका आंसर राइट होगा 4th अपना। जब आय में कमी होगी तो उपभोग जो आपका एक्सपेंडिचर है यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आपका है, इनकम में कमी के अनुरूप उसमें कमी नहीं होने वाली। 4th अपना राइट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वो छांटना है हमें। प्राइस स्टेबिलिटी, यस। इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमिक ग्रोथ में का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को बढ़ाने को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आउटपुट बढ़ाना, गुड्स और सर्विसेज की अमाउंट को बढ़ाना ग्रोथ होते हैं। पैसे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बिल्कुल है, ये भी आरबीआई का काम है। फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है उसको स्टेबलाइज रखना, उसमें स्थिरता लाना यानी विनिमय दर में स्थिरता लाना। कीमत स्थिरता भी है, मुद्रा की प्रोडक्टिविटी वाला भी है, विनिमय दर में स्थिरता भी है। अगर बात करें आर्थिक वृद्धि, तो ये सरकार का काम है कि डिसाइड करे कि आपकी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो। सीधा सीधा ये जीडीपी ग्रोथ की बात यहाँ पे हुई है, तो ये आरबीआई का काम नहीं है हमारा, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी का काम है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। राइट आंसर अपना 2nd होगा। 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इनमें से हमें इनकरेक्ट वन को छांटना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम होता क्या है। ये अपना बार ग्राफ होता है जिसमें हम बार बनाते हैं और वे बार एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ये अपना बार ग्राफ है। वहीं बात अगर हम करें फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम की, तो यहाँ पे जो अपने बार बनते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए बनते हैं, ऐसे और ऐसे। इनके बीच का गैप इक्वल होता है। मैंने ये एक इसके जो विड्थ है वो ज़्यादा ले ली, लेकिन इनके बीच का गैप इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटिन्यूटी है जैसे 10 से 20 फिर 20 से 30, इनके बीच का जो गैप है ना वो इक्वल है। हमारी जो सीरीज़ है उसके बीच का गैप इक्वल है, इसीलिए इनकी जो विड्थ है वो इक्वल होगी। और ये एक दूसरे से बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, मिले हुए होते हैं बार। हमें छांटना है जो नहीं है इसके बारे में सही। सबसे पहले ये कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड, इफ़ क्लास इंटरवल आर इंक्लूसिव देन दे शुड फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव, यानी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में आप चेंज करते हो। 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करके आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना देते हो, ये बिल्कुल सही है। पहले आप एक्सक्लूसिव में चेंज करोगे, उसके बाद आप सारी प्रोसेस स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट, जितने भी रेक्टेंगल आप बनाते हो, ये बार आप बनाते हो, ये सारे एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं, मिले हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो सही नहीं है वो अपना 4th होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम समानांतर माध्य को नहीं दिखा सकते, यानी यहाँ पे हम अपना अर्थमेटिक मीन इसके थ्रू शो नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक मीन को आप
फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के थ्रू हम अपने मोड वैल्यू को दिखा सकते हैं। जिस बार की हाइट सबसे ऊंची होगी वो अपना मोड होगा। यहाँ से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे करके ऐसे ये अपनी मोड वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के जो हुए थे उनके चलते चाइना की जो डंपिंग पॉलिसी थी उसका इंडिया के कौन से सेक्टर पर खराब असर देखने को मिला। तो राइट आंसर होगा एमएसएमई सेक्टर पर। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो अपना सेक्टर है एमएसएमई पर हमें सबसे खराब असर देखने को मिलता है चाइना की इस डंपिंग पॉलिसी का। डंपिंग पॉलिसी में क्या होता है, डंपिंग पॉलिसी में आप अपनी घरेलू मार्केट से ज़्यादा सस्ते बेचते हो सामान को फॉरेन मार्केट्स के अंदर। अब आइडियल मीन जो एक होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सबसे पहले ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज़ को लेकर के आप मीन निकालना चाहिए, यानी सभी जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करना है, सबको लेकर चलना है, बिल्कुल सही है। इट शुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। सबसे पहले देख लो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू जब आप ऐड कर देते हो तो उसके चलते मीन वैल्यू आपकी इफेक्ट होगी, पक्का होगी। तो ये आंसर सही नहीं है। लास्ट में हमें बोला गया है दिस शुड बी हेल्पफुल इन अदर एल्जेब्रिक जो इंटरप्रिटेशन है, जो दूसरी एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, जैसे कि आप मीन का यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, आप मीन का यूज़ करके वेरिएशन निकाल सकते हो, आप मीन का यूज़ करके कोरिलेशन निकाल सकते हो। तो इसका मतलब जो अदर स्टैटिस्टिकल जो हमारे जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं अलजेब्रिक उनको निकालने में मीन हमारा हेल्पफुल होता है, बिल्कुल है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे आइडियल मीन की। जो नहीं है वो है हमारी थर्ड वन कि ये अफेक्टेड होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। मीन को अफेक्ट नहीं होना है जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आप ऐड कर रहे हो। नाउ 102 जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ने अडॉप्ट कब की थी, कब अडॉप्ट की थी और किस क्रॉप के मतलब कि किस क्रॉप के लिए आई थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन। बेसिकली ये राबी क्रॉप के लिए आई थी और 1965 से 68 तक ये हमारी चली थी ग्रीन रेवोल्यूशन। राइट आंसर हमारा सेकेंड होगा इसका। राबी क्रॉप मेनली गेहूँ के लिए, गेहूँ और सेकेंडरी चावल को इंपॉर्टेंस दी गई थी। गेहूँ चावल दोनों को इंपॉर्टेंस इसके अंदर दी गई थी। नाउ 103 हमें बोलता है कि डायनामिक मल्टीप्लायर। अगर हम बात करें स्टैटिक मल्टीप्लायर की तो वहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि आपका प्रेजेंट की इन्वेस्टमेंट है, यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी टी टाइम पीरियड की है और उसके बाद जो इनकम में चेंज होने वाला है वो भी टी टाइम पीरियड में ही हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड वही है। प्रेजेंट की इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट की इनकम को इन्फ्लुएंस करती हुई दिखाई देती है। बट डायनामिक मल्टीप्लायर में क्या होता है, जब आप की इनकम में लैग को दिखाता है कि आज अगर आपके ने इन्वेस्ट किया है टी टाइम पीरियड में तो इसका जो असर देखने को मिलेगा इनकम के ऊपर वो T+1 टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम लैग आता है। अभी हमें ये छांटना है कि डायनामिक मल्टीप्लायर किस चीज़ को लेकर के चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा टाइम पाथ को ये कंसिडर करता है। राइट आंसर थर्ड होगा अपना। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आपके चर हैं, हमारे दो चर हैं इन्वेस्टमेंट और इनकम, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, दोनों ही चर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें परिवर्तन के समय पथ के ऊपर ये डिस्कशन करते हैं। यानी इसका जो विचार है वो प्रायोगिक गुणक का विचार समय के परिवर्तन से संबंधित है। नाउ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, यानी आप अर्थमेटिक मीन से डेविएशन ले रहे हो। डेविएशन का मतलब आप x माइनस मीन कर रहे हो, जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं आप उन वैल्यूज़ को मीन में से घटा रहे हो। तो उस टाइम पर फिर उनका आप सम करोगे, सिग्मा करोगे आप इनका, तो आंसर कितना आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका आंसर 0 होगा। जब भी आप डेविएशन लेते हो, मीन से आप डेविएशन लेते हो, आपकी डेविएशन यानी x माइनस आप जब मीन करते हो और इनका सम करते हो तो आंसर हमेशा 0 होगा। अगर हम बात करें स्क्वायर, इनके सम का अगर आप स्क्वायर करते हो, इनके स्क्वायर का जब आप सम करते हो x माइनस मीन और इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 0 नहीं बल्कि मिनिमम निकल के आती है। जब आप मीन से लेते हो डेविएशन को, किससे लेते हो? मीन से। जो आपकी मीन वैल्यू है यहाँ से डेविएशन लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो वैल्यू निकल के आती है मिनिमम। बट आप सिंपली डेविएशन को जोड़ते हो, सिर्फ सिग्मा करते हो, स्क्वायर नहीं करते हो, तो आंसर 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 0। नाउ 105th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सेंट्रल बैंक है,
बैंक जब सेल करता है सिक्योरिटी को, ठीक है, अब बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, तो उस कंडीशन में खुले बाजार में बैंक के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से, यानी सिक्योरिटीज़ की सेल करने से क्या होगा, जब आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, बेच दिया, तो बदले में लोगों के पास से धन निकल करके सरकार बैंक के पास आ गया, लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी रह गई, लिक्विडिटी यानी जो मनी है वो कम रह गई। तो एक बात तो क्लियर है कि इसमें रिडक्शन इन लिक्विडिटी तो पक्का होने वाला है, जो लिक्विडिटी है उसमें रिडक्शन होएगा, उसमें कमी आएगी ही आएगी। अब थर्ड और फोर्थ में हम कंफ्यूज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हमने ये कर्व किया था जब हम स्पेकुलेटिव डिमांड की बात कर रहे थे, लिक्विडिटी ट्रैप की बात कर रहे थे, वहाँ देखें यहाँ पे हमारी हाई लिक्विडिटी और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी लो है, यहाँ पे लो लिक्विडिटी है ये रही, और यहाँ पे लिक्विडिटी हाई है इस लेवल पे। तो जब लो लिक्विडिटी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें वो बढ़ जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है एज़ कम्पेयर टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा कि लिक्विडिटी में कमी होगी बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, फोर्थ वन इज द राइट आंसर, फोर्थ अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर 40% इंडियन मैन जो एजुकेटेड हैं तो उनको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है हमें पाई डायग्राम के लिए। तो डिग्री अगर हम बात करें पाई डायग्राम में, जो सर्कल होता है इसमें कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, ठीक है, यानी 100% इन्फॉर्मेशन, जब हमारा 100% जो है वो 360 के इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है, तो 1% की अगर हम बात करें तो 360/100, 360/100। 40% की वैल्यू हमसे पूछी है तो हम 360/100 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 360/100 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, दूसरी 0 से दूसरी, 36 4 जा की अगर हम बात करें 144 हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ इनमें से सोशलिस्ट इकोनॉमी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने पढ़ी, अच्छे से कवर कर रखा है, उसी में से ये क्वेश्चन निकला है। 11th क्लास की एनसीईआरटी जो कि हम भूल ही जाते हैं, जिसको इग्नोर करके चलते हैं, वहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल पीजीटी एग्जाम्स किसी भी स्टेट का हो, वहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी की कौन सी क्वालिटी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो थर्ड इसमें क्वालिटी नहीं है, कंज्यूमर की बात ये नहीं करती, सोशलिस्ट इकोनॉमी सरकार की चलती है, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करना हमारा टारगेट रहता है, बिजनेस साइकिल से भी ये फ्री नहीं है, और प्लानिंग अथॉरिटी यानी एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जिसकी चलती है, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट इसका करेक्ट नहीं होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स की बिल्कुल नहीं सुनते, सरकार खुद ही डिसाइड करती है कि कैसे आपको रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना है। तो राइट आंसर होगा उपभोक्ता की सार्वभौमिकता यहाँ नहीं पाई जाती। 108 क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला गया है कि अगर एक कंट्री में सेव करते हो आप 20%, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है हमारी वो 0.20 है, 0.20 हमारी MPC दे रखी है हमें। अब हमसे पूछा गया है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। अब मल्टीप्लायर यानी K = 1/MPS हम पढ़ के आए हुए हैं, तो 1/MPS जब हम करेंगे तो 1/0.2 जब आप करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 10/2। 10/2 मीन्स 5 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर कौन सा बेस्ड है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फिशर का इंडेक्स। फिशर इंडेक्स लाशपेयर के इंडेक्स और पाशे के इंडेक्स, इन दोनों के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ये हमारा फिशर इंडेक्स का राइट आंसर होगा, जो ज्योमेट्रिक मीन, जिसका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हमें बोला गया है कि जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे पहली बार जब सिंक्रोनाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेंसस कंडक्ट कराया गया था, तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे कितनी थी। तो राइट आंसर होगा हमारा, सबसे पहले तो ये 1881 में हमारा कंडक्ट हुआ था। अब पॉपुलेशन की बात करें, बहुत ही कम थी, 24.4 हमारी इतने करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। मैच करना है हमें प्राइमरी डाटा। जब आप न्यूज़पेपर में ऑलरेडी किसी ने इन्फॉर्मेशन छाप रखी है, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया आपका। क्वेश्चनेयर फिल करा करके आप किसी से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, यानी इन्फॉर्मेशन देने वाले से सीधे सीधे उसके पास जाकर इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, ये आपका प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी डाटा हो गया। लॉटरी मेथड की अगर हम बात करें, जो कि एक रेंडमनेस को शो कर रहा है, तो ये सैम्पलिंग मेथड होता है। सैम्पलिंग मेथड्स में आपको रेंडमनेस देखने को मिलेगी, जैसे लॉटरी मेथड हो गया, रेंडमली आप कोई भी एक लॉटरी पिक कर लेते हो। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट का A, सेकेंड का C एंड थर्ड का B।
ACB इज द करेक्ट आंसर, ACB सेकेंड। कह रही है इंस्पेक्शन मेथड से आप किसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें मीन की, तो किसी भी मीन को, यहाँ मीन की बजाय इनको सेंट्रल टेंडेंसी पूछना चाहिए था। अगर आप देखोगे सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में जो जिसको आप इंस्पेक्शन से पता लगा रहे हो, कि इंस्पेक्शन देख करके ही आपने पता लगा लिया कि कौन कि इनमें से कौन सा ग्रुपिंग मेथड से और इंस्पेक्शन मेथड से आप क्या निकालते हो, तो उसका आंसर क्या होगा, अपना मोड। हम मोड को, आपने देखा हो 3 मेथड थे, उनमें से एक तो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, दूसरा ग्रुपिंग मेथड एक अलग तरीके से टेबल बनती थी जिसमें, और इंस्पेक्शन में आप देख के ही बता देते थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है वो हमारा मोड वैल्यू है, तो इसका आंसर अपना मोड होगा। अभी यहाँ एक डेफिनेशन दी गई कमर्शियल बैंक की, और ये डेफिनेशन किसने दी है, ये शेयर्स की डेफिनेशन उठाई गई है कि कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें वो क्या काम करता है, वो मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेडिटर तो है ही है, और एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लेना, ये शेयर्स की डेफिनेशन है। फोर्थ हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 114 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, जमींदारी सिस्टम जो है, जमींदारी प्रथा है, इसके बारे में बोला गया कि कृषि विकास और सामाजिक न्याय के लिए अनुपयुक्त थी, यानी ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रही थी। जो भूमि का स्वामित्व था वो मध्यस्थों के पास था, जो मीडिएटर्स होते थे उनके पास, मिडिल मैन के पूरा ओनरशिप थी उनके पास, वो कृषि का कार्य करवाते थे, लगान वसूलने का काम भी जो मीडिएटर्स थे, मिडिल मैन थे, वो करते थे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा R1 R2 दोनों ठीक हैं, और यहाँ जस्टिस क्यों नहीं था, क्योंकि ये मिडिल मैन बीच में आ रहे थे। तो बिल्कुल पहले वाले को दूसरे वाला बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रहा है। तो आंसर अपना क्या होगा, बिल्कुल सही है, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा कि R1 R2 दोनों सही हैं, और R2 R1 को एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। थर्ड अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 115 क्वेश्चन में बोला गया है कि रिच जो क्लास है उसके ऊपर अगर सबसे कम प्रेशर की बात करें, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका सबसे कम प्रेशर होता है हमारे रिच क्लास के ऊपर। यहाँ एक बात है, प्रोग्रेसिव में और रिग्रेसिव में हम कंफ्यूज होंगे। रिग्रेसिव में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी टैक्स इनकम बढ़ती है, आपका टैक्स है वो कम होने लगता है, बढ़ने की बजाय टैक्स रेट गिरती जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही अमीरों के फेवर में है रिग्रेसिव, ये तो हम श्योर हैं। प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोपोर्शन और रिग्रेसिव, इन थर्ड और फोर्थ में आप कंफ्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं अमीरों को एंटरटेन करते हैं। ऐसा क्यों, प्रोपोर्शन में आप गरीब से भी उसकी इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन मांगते हो, और अमीर से भी, गरीब से भी अमीर से भी, दोनों से आप उनकी इनकम का एक, जैसे 5% तुम दोगे, 5% अपनी इनकम का तुम दोगे, तो ये प्रोपोर्शन की बात हो गई। लेकिन हमें नहीं पता वो प्रोपोर्शन कितना है, वो कम भी हो सकता है। अगर वो कम प्रोपोर्शन मांग रहे हो तो वो गरीब के लिए वो कहीं ना कहीं वो बहुत हाई रहेगा, और अमीर के लिए उसका कुछ असर होने वाला है नहीं। तो इसके कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में फोर्थ ऐसा है जो रिच क्लास को बहुत ही कम प्रेशर झेलना पड़ता है रिग्रेसिव टैक्स के अंदर। करेक्ट आंसर होगा अपना फोर्थ। 116 में हमें बोला गया है कि डेली का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, तो मैक्स और मिन कहाँ आते हैं, मैक्स माइनस मिन कहाँ करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। ये काम कहाँ करते हैं, ये हम रेंज में करते हैं। रेंज का फॉर्मूला सीधा सीधा यही काम करता है, जहाँ पे आप एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल जिसमें आप अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हो ना, तो वो कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाएगा, रेंज, जब आप हाईएस्ट और लोएस्ट की बात कर रहे होगे। वीट वैरायटी की बात हो रही है, सरबती सोना और पूसा लरमा, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में ये जो दोनों की दोनों थी, किसने डेवलप की थी, तो यहाँ पे शरबती सोना और पूसा लरमा की बात करें तो इसको विकसित करने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। थर्ड अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स को द क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला था, द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस, तो आंसर अपना करेक्ट होगा सैमुअलसन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञानों की रानी बोला था। 119 क्वेश्चन में हमें बोला गया है, तो यहाँ पर इंडियन प्लानिंग की कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, और उसकी स्टेटमेंट में से हमें छाड़ना है, इनकरेक्ट वन को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कि भारत में सबसे पहले विश्वेश्वरैया जो हैं उन्होंने 1934 में पंचवर्षीय योजना बनाई। पहली बात तो पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। और अगर बात करें M विश्वेश्वरैया की, तो जो ये M विश्वेश्वरैया थे इन्होंने 10 ईयर प्लान लेकर के आए थे, ना कि 5 ईयर प्लान। तो इनकरेक्ट वन हमारा यहीं से हमारा छट गया है। राइट आंसर अपना फर्स्ट ही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें छाड़नी थी। सेकंड में बोला गया, हाँ इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये बुक लिखी है।
और इनको इंडियन प्लानिंग का फादर भी बोला जाता है। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि लेबर को एग्रीकल्चर से हटा करके आप कहाँ लेके जाओ, इंडस्ट्रीज़ में लेकर के जाओ, उद्योगों में लेकर जाओ, ये भी इनका प्रपोजल था। नाउ यहाँ हमसे पूछा गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, आप दोनों को चेंज करो, उन दोनों से ही वो इंडिपेंडेंट है। वो चेंज ओरिजिन में करो या स्केल में करो, उन दोनों से ही इंडिपेंडेंट रहता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे एक बात देखने लायक है कि यहाँ पे इस इंडिपेंडेंस का मतलब है क्या। आप दो तरीके की इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो, ओरिजिन की इंडिपेंडेंस और स्केल की इंडिपेंडेंस। जब आप ओरिजिन की बात करते हो तो आप जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में उनमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर प्लस करते हो या फिर माइनस करते हो, तो ये प्लस माइनस से रिलेटेड होता है ओरिजिन की इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट होने का मतलब, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि आप सभी ऑब्जर्वेशन में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर प्लस और माइनस करोगे तो उसका हमारे कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है, यानी आपका जो आर है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। वहीं हम स्केल की बात करें तो इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो एक पर्टिकुलर नंबर को अपनी सभी ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे, तो इसका भी हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो हमारा जो आर है यानी हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन से भी और स्केल से भी। करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, फोर्थ होगा, इन दोनों में ही वो इंडिपेंडेंट रहता है हमारा। आपको सैचुरेशन पॉइंट के बारे में बताना है। तो सैचुरेशन पॉइंट अगर हम बात करें, जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है। अगर हम बात करें टीयू की इस रेट की, तो टीयू की जो ये रेट है डिक्रीजिंग ही रहती है, इंक्रीजिंग रेट कभी नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती है। तो इसकी जो रेट है टीयू की बढ़ने की, वो डिक्रीजिंग रेट से टोटल यूटिलिटी अपनी बढ़ती हुई पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वो पॉइंट अपना सैटिएटी पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज, सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा इसका। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो इसमें बोला गया कि प्रोडक्ट सारे सेम होने चाहिए। अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जब हम बात करते हैं तो भाई वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट की बेसिक चीज़ें या तो कलर में, साइज़ में, पैकेजिंग में हम डिफरेंस मान के चलते हैं, ना कि आइडेंटिकल। तो हमारे जो वस्तु है वो समरूप कभी नहीं होती। तो नोट पूछा था, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। बाकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की हैं। आइसोक्वांट कर्व में हमसे पूछा गया है कि आइसोक्वांट कर्व ऑन एन आइसोक्वांट कर्व, आइसोक्वांट कर्व के ऊपर क्या होता है। तो ये अपना आईसी कर्व की तरह ही कुछ अपना आइसोक्वांट कर्व होता है। ये अपना आइसोक्वांट कर्व है, आइसोक्वांट कर्व है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये फर्स्ट आइसोक्वांट कर्व एक लिमिट को सेट करता है कि सभी पॉइंट्स हमें सेम प्रोडक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये अपना लेबर है, ये कैपिटल है, तो लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन, यानी कभी इस पॉइंट पे आपका कैपिटल ज़्यादा, इस पॉइंट पे आपका लेबर ज़्यादा। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन तो हमारी कांस्टेंट रहेगी। एक आइसो से अगर हमें 400 यूनिट पैदा कर सकते हैं तो 400 रहेगी, दूसरे वाले से 500, यानी प्रोडक्शन किसी भी पॉइंट पर जाओ आइसोक्वांट के, इस एक आइसोक्वांट के किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो आपका प्रोडक्शन की क्वांटिटी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन फैक्टर रेशियो वेरिएबल रहेगी। तो फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर होगा, आइसोक्वांट में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है और फैक्टर रेशियो बदलता रहता है। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की बात पूछी गई है कि स्टैंडर्ड पर्सन ईयर आप किसको कहोगे। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर एम्प्लॉयमेंट में 8 घंटे हर दिन और 273 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए इन अ ईयर, और हर दिन की बात करें तो 8 आवर अ डे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। तो यहाँ पे बेरोजगारी के मापन में हम जब बोलते हैं मानव वर्ष, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पर्सन ईयर हम किसको बोलते हैं, जब 273 डेज हर दिन 273 डेज आपको 8-8 घंटे का वर्क अगर मिल रहा है तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड पर्सन ईयर बोला जाएगा। ओवरऑल हम 2184 आवर्स भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। करेक्ट आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। नाउ 125 में हमें ऐसे ही मैच करने को बोला गया है। 0 एसेंशियल गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी की बात बोली गई है कि किस गुड में आपकी इलास्टिसिटी कितनी होती है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव कहाँ रहती है और नेगेटिव कहाँ होती है। जब इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं
तो एसेंशियल चीज़ें जो बिल्कुल हमें बहुत ज़रूरी हैं, उनके केस में इलास्टिसिटी अपनी ज़ीरो होती है। इनकम बढ़े घटे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम जितनी क्वांटिटी पहले खरीद रहे थे अभी भी उतनी ही खरीदेंगे। तो इलास्टिसिटी यानी कि चेंज होना, चेंज की बात करते हैं इलास्टिसिटी में, तो चेंज हम नहीं होना चाहेंगे। अगर पहले हम 1 यूनिट डिमांड कर देते थे तो अभी भी इनकम के चेंज होने के बाद भी हम उतनी ही यूनिट करेंगे डिमांड। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एसेंशियल है। जैसे कि कोई मेडिसिन हो सकती है। नॉर्मल गुड की बात करें, इस केस में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। नॉर्मल चीज़ों की इनकम बढ़ने पे बढ़ती है, इनकम घटने पे डिमांड घटती है, तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी। इन्फीरियर चीज़ों के केस में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी, इनकम के बढ़ने से घटेगी, घटने से बढ़ेगी इन्फीरियर चीज़ों की डिमांड। तो राइट आंसर क्या होगा? A, B, C। फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। हर एक इकोनॉमी 3 मेजर प्रॉब्लम को फेस करती है। हाउ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बात किसने बोली थी इन सभी इकोनॉमिस्ट में से? ये किसका कहना था? तो इसका आंसर अपना सैमुअलसन होगा। सैमुअलसन ने यही बोला था कि इकोनॉमी को 3 प्रॉब्लम से को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर को पहचानना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे। सबसे पहले संगठित क्षेत्र हम किसको बोलेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। सभी सार्वजनिक यानी जो सरकारी क्षेत्र हैं उसके जितने भी हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट है, यानी सरकारी क्षेत्र की सारी यूनिट्स हमारी संगठित यानी ऑर्गेनाइज होती हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड में हमें बोला गया कि 10 या 10 से अधिक कर्मचारी मिलकर के जब निजी क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान यानी एक यूनिट को इस्टेब्लिश करते हैं। यस, जब 10 या 10 से अधिक लोग मिलकर के कोई भी कंपनी शुरू करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज बोला जाएगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब सिर्फ दो लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं बोल सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। सेकंड अपना करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ स्केल ऑफ प्रेफरेंस यानी अधिमान माप। अधिमान या स्केल प्रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेफरेंस कौन देता है? कंज्यूमर देता है। इन सभी में से अगर हम बात करें, कंज्यूमर का टेस्ट, इंडिफरेंस कर्व, ये भी प्रेफरेंस से रिलेटेड है, स्केल को मेजर करता है प्रेफरेंस के। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, ये भी हम इंडिफरेंस कर्व से मेजर कर सकते हैं। तो ये तीनों कंज्यूमर की प्रेफरेंस से रिलेटेड हैं। अगर बात करें प्राइस की, कॉस्ट की, ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोट रिलेटेड टू प्रेफरेंस। ये कंज्यूमर से रिलेटेड नहीं है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो वस्तु की कीमत, ये एक ऐसा पॉइंट है जो अधिमान माप से संबंधित नहीं है। 2 स्टेटमेंट हमें दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला कि मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप ना होकर के एल शेप होता है। बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न थ्योरी जो है अपनी कॉस्ट वाली, उसमें जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, एसी कॉस्ट, लॉन्ग रन एसी, वो ऐसी ना होकर के एल शेप की होती है, ठीक है। तो रीज़न क्या दिया इन्होंने? बाय इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी द एफिशिएंसी ट्रेंड ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बी स्टॉप्ड। ये कह रहे हैं कि टेक्निक को इम्प्रूव करके जो ये आपकी डिमिनिश होती है ना, जो आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको मिलने लगते हैं टाइम के साथ साथ, जिसके चलते कॉस्ट बढ़ती है, तो ये वाला पोर्शन इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इन्होंने कहा कि एक टाइम आएगा स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट गिरेगी, फिर ऐसे फिक्स आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही रीज़न दिया है इन्होंने। तो 1 भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारा सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की। तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। रीज़न गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन टू द स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस के बारे में और नॉर्मल प्राइस के बारे में आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को। 2 स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद हमें बोला गया कि विच स्टेटमेंट कौन सी किसको एक्सप्लेन, ठीक है। हमें इसमें कोज इफेक्ट वाला भी देखना है कि क्या असर्शन रीज़न को सेटिस्फाई करती है और कौन सी लाइन असर्शन और कौन सी रीज़न है, ये भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि मार्केट प्राइस है वो वेरी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और नॉर्मल प्राइस जो होता है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। अब सेकंड को पढ़ते हैं। डिमांड साइड प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस वेयर एज नॉर्मल प्राइस इज मोर इन्फ्लुएंस बाय सप्लाई। तो कह रहे डिमांड जो है, डिमांड साइड, उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं मार्केट प्राइस को। यानी जो मार्केट प्राइस है वो सीधा सीधा डिमांड से कनेक्टेड है। मार्केट प्राइस डिमांड को से इफेक्ट होगा, डिमांड साइड से, और जो अपना नॉर्मल प्राइस है वो इफेक्ट होगा सप्लाई से। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए ये जो डिमांड हमारी शॉर्ट रन में इफेक्ट कर सकती है प्राइस को, और सप्लाई लॉन्ग रन में जाकर के हमारी प्राइस को इफेक्ट करेगी। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। रीज़न भी बिल्कुल प्रॉपरली दिया गया है यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। सेकेंड फर्स्ट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड फर्स्ट की यहाँ पे हमसे गलती हुई है। हमने क्या किया,
डिमांड साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस हमारा शॉर्ट टर्म का होता है। मार्केट प्राइस जो हमारा होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है मार्केट प्राइस, और शॉर्ट टर्म में हमारे पास सप्लाई फिक्स होती है। तो जो मार्केट प्राइस है वो सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि सप्लाई कितनी है आपके पास। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो वहाँ पे अपना नॉर्मल प्राइस होगा। लॉन्ग टर्म में अपने नॉर्मल प्राइसेस होंगे, वो हम डिमांड को देख करके चेंज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट अपना करेक्ट है लेकिन सेकंड अपना करेक्ट नहीं है, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया। डिमांड साइड से इन्फ्लुएंस क्या होगा अपना? डिमांड साइड से इन्फ्लुएंस होगा अपना नॉर्मल प्राइस, और सप्लाई साइड से इन्फ्लुएंस होगा अपना मार्केट प्राइस। स्टेटमेंट 1 सही है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। थर्ड अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। फूड अवेलेबिलिटी की बात बोली गई, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो फूड अवेलेबिलिटी, कितना फूड यहाँ होने वाला है, सप्लाई चेन कैसी है, फूड रिजर्व करके रखते हैं या नहीं रखते हैं, कैसा सिस्टम है, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर पाते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं। हाँ, इन तीनों पे ही डिपेंड करती है फूड सप्लाई। करेक्ट होगा अपना डी आंसर फोर्थ। नेचर पूछा गया, इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? तो इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? आर्ट और साइंस दोनों है। करेक्ट आंसर अपना फोर्थ होगा। नेचर में हम पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, बल्कि हम आर्ट और साइंस की बात करते हैं। और वैसे भी साइंस के अंदर नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों साइंस आ जाती है। ये वाले पॉइंट्स सेकंड और फर्स्ट इसी फोर्थ वाले पॉइंट में कंप्राइज हो जाते हैं। तो राइट आंसर अपना फोर्थ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है? इससे ना प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फैक्टर्स की, बिल्कुल सही है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाएगा, और रोड्स हमारे पास अच्छे होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे फैक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उनको कम टाइम में वो कहीं पे भी पहुंच जाएंगे इजीली, तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फैक्टर्स की, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी टू स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी आएगी जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उतार चढ़ाव कम आएंगे, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। अब हमें यहाँ पे अगर हम देखें, हमें दो ही ऑप्शन पिक करने हैं, तो यहाँ पे लोगों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये भी करेक्ट है, और फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रोड बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने से गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में बाकी ये चीज़ें होती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते हो लोगों तक, हेल्थ पहुँचाते हो, तो उनका जो लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लिविंग है, वो इम्प्रूव होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड हम इसका सही मान के चलते हैं। अभी सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो 2 सेक्टर मॉडल है, ये महालनोबिस के द्वारा दिया गया था 2 सेक्टर मॉडल, तो इसमें फ्लो 2 सेक्टर्स डज द फ्लो ऑफ फैक्टर्स एंड गुड अकर, यानी हमें बोला गया कि 2 सेक्टर में कौन कौन से 2 सेक्टर हमारे होते हैं। जो आपका द्विक्षेत्रीय मॉडल होता है उसमें कौन से 2 क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं का प्रवाह होता है या फिर साधनों का प्रवाह होता है। तो एक तो हमारा हाउस होल्ड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, यानी प्रोड्यूसिंग फर्म होती है। फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, ये फ्लो चलता रहता है गुड्स का और फैक्टर्स का। तो अपना आंसर फर्स्ट और सेकंड होगा करेक्ट। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, करेक्ट आंसर इज 2। अभी यहाँ पे 135 में हमें क्या बोला गया है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक डेट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अगर पब्लिक डेट की बात करें, वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। इन अ गिवन ईयर बजट डेफिसिट इज अ फ्लो कंसेप्ट, फ्लो वेरिएबल, बिल्कुल करेक्ट बात है। जब आप डेट लेते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेते हो आप डेट, तो पब्लिक डेट एक हमारा स्टॉक का कंसेप्ट है। स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और हम जब बात करते हैं फ्लो की, तो उसमें हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और बजट डेफिसिट को हम पूरे साल भर के को मेजर करते हैं कि एनुअल बजट इस साल का, बजट डेफिसिट इस साल का कितना रहा। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक्सपेंडिचर अप्रोच के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीएनपी की, तो जीएनपी के अंदर हम क्या मेजर नहीं करते, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं जीएनपी में, एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ जीएनपी में। तो यहाँ पे जो भी फीमेल्स हाउसवाइफ्स अपनी सर्विस रेंडर करती हैं अपने घर के लिए, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते, बाकी सभी को आप इंक्लूड करोगे, वेजेस को भी, और फूड ग्रेन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं विद द फार्मर्स देमसेल्फ कंज्यूम, नोट और नोट इंक्लूडेड। हाँ, ये भी होगा, ये भी होगा, इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। नोट इंक्लूड की बात हो रही तो फीमेल्स का होगा, रेंट जो हाउस है वो भी होता है।
ठीक है, और फोर्थ ऐसा है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बाकी रेंटल वैल्यू की बात करें घर की, वो भी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। जो खुद के प्रोडक्शन के लिए आप चीज़ें, खुद के कंजम्पशन के लिए जो आप प्रोडक्शन करते हैं वो भी इंक्लूड होता है जीएनपी में। और जो सैलरीज वेजेस वो भी हमारी इंडिविजुअल्स की किसी भी तरीके से आपको सैलरी मिले, चाहे वो आपको बोनस या थिंग्स के रूप में मिले, उसको भी आप इंक्लूड करते हो जीएनपी में। डिडक्टिव मेथड की बात पूछी गई है। अगर हम बात करें इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं, यानी पर्टिकुलर से जनरल चीज़ों की तरफ आप जाते हो। डिडक्टिव इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पे आप पहले रूल पढ़ोगे, बाद में आप एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, यानी यहाँ पे आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाओगे तो आपका डिडक्टिव मेथड बन जाएगा। ये टीचिंग का मेथड हो सकता है। तो डिडक्टिव मेथड की हमसे बात पूछी गई है। किसी भी रूल को स्टेट करने, किसी रूल को पढ़ाने का डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जब आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हो। तो ये अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर, अगर हम बात करें व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये नॉर्म्स की बात हो गई, हमारे आदर्शों की बात हो गई। सेकंड अपना करेक्ट आंसर है। कोब वेब के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है? एक डायनामिक है, स्टैटिक है, कंपैरेटिव स्टैटिक है, या फिर विदाउट टाइम एलिमेंट, ये हमें बात करता है। तो बात करें जब कोब वेब की बात आती है, ये टाइम को लेकर के चलता है। विदाउट टाइम तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। जहाँ पे आप टाइम को लेते हो, टाइम टी पीरियड, T+1 या T-1 की बात जहाँ पे करते हो, यानी 1 साल पहले 1 साल बाद वाली चीज़ें अब प्रेजेंट कंजम्पशन को जब इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये बात डायनामिक एनालिसिस है ये, क्योंकि ये यहाँ पे टाइम लैग आता है कोब वेब मॉडल में। तो एक करेक्ट आंसर होगा इसमें। मेन मेथड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है हमारी, उसका मेन मेथड क्या है? स्टोरी टेलिंग नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप स्टोरी के तरीके से नहीं पढ़ा सकते। एक्सपेरिमेंट आप ये साइंस में करते हो, इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते। हिस्ट्री राइटिंग मेथड, पुराना इतिहास बता करके हिस्ट्री राइटिंग मेथड भी आप नहीं कर सकते। लेकिन एग्जाम्पल दे करके रूल बताना, रूल बता करके एग्जाम्पल बताना, यानी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को आप इकोनॉमिक्स में के प्रिंसिपल्स में यूज़ कर सकते हो। ये एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में। ए अपना करेक्ट आंसर होगा। ए अपना क्या था? आगमन निगमन विधि। इस स्कार्सिटी की दुनिया में, यानी स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, चूजिंग वन गुड गिविंग अप अनदर गुड, दूसरी छोड़ के पहले को जब आप चूज करते हो, किसी एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे को पिक करना, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी एक का परित्याग करके दूसरी ऑप्शन को आप पिक करते हो। जब जीएनपी डिफ्लेटर की हमसे बात पूछी गई है, तो जीएनपी डिफ्लेटर में हम कहीं ना कहीं जो अपना राइजिंग प्राइसेस है उसका असर जो होता है हमारी जीएनपी में, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं डिफ्लेटर के टाइम पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्राइसेस से आप डिवाइड करते हो। जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है उसमें आप इन्फ्लेशन को डिफ्लेट करते हो, इन्फ्लेशन का जो प्रभाव पड़ा है जीएनपी के ऊपर उसको हटा देते हो, तब जाकर के आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो, माइक्रो से रिलेटेड नहीं है। रिटर्न टू फैक्टर रिलेटेड है। फर्म प्रोड्यूस अ गिवन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ये भी माइक्रो है। डिफरेंट यूजेस के बीच में आपको रिसोर्स एलोकेशन की बात है, फैक्टर प्रोडक्शन की बात है, ये भी है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव करना है, ये बहुत बड़े लेवल की बात है। तो ये आंसर अपना करेक्ट होगा कि ये चीज़ माइक्रो में डिस्कस नहीं होती, बट ये मैक्रो लेवल पे डिस्कस होती है। तो मैक्रो का पार्ट है, ना कि माइक्रो का। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज़ होता है, ऐसा नहीं होता। सेकेंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज़ होता है, ये भी रीज़न हो सकता है, बट और ऑप्शन फिर देखने पड़ेंगे हमें। सेकंड में बोला गया टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट, नहीं। सेकंड स्टेज में जो टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है सेकंड स्टेज में। नेक्स्ट थर्ड, आपको फिक्स जो फैक्टर है उसकी इंक्रीज एफिशिएंसी को
का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप नहीं एडवांटेज लेना चाह रहे फिक्स फैक्टर की बढ़ी हुई इफ़िशियंसी का। इवन फिक्स फैक्टर की जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन उसके ऊपर और ज़्यादा प्रोडक्शन का प्रेशर आप डालते हो। तो फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि मार्जिनल टोटल एवरेज प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग। हाँ, इनका प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये बढ़ते तो हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं होता, तीनों के तीनों बढ़ रहे होते, लेकिन किस रेट से वो नहीं पता। तो इसका आंसर अपना फोर्थ होगा कि तीनों ही इंक्रीजिंग होते हैं, तीनों इंक्रीज हो रहे होते हैं। फोर्थ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट। एक एडिशनल बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो अपना होता है मार्जिनल रेवेन्यू। सेकंड यानी सीमांत आगम, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम यानी कुल आय में जो इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड करेक्ट आंसर है। 146 क्वेश्चन में बोला गया है कि एनवायरमेंट कंसर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उसके चलते आपने CPCB क्रिएट किया था, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB 1974 में जो बनाया गया था, उसका मेन मोटिव क्या था? बेसिकली एयर और वाटर के पोल्यूशन को डील करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में एक्ट के थ्रू। अंडर वट सर्कमस्टांसेस डज मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज, यानी आपके जो MC कर्व है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे MC कर्व बढ़ रहा है, यहाँ पे MC कर्व गिर रहा है। तो यही पूछा गया है, जब कॉस्ट गिर रही है, मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, इस सिचुएशन में आपको कैसे रिटर्न्स मिलेंगे? कॉस्ट गिरने का मतलब रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। थर्ड अपना करेक्ट होगा, बढ़ता प्रतिफल। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी, विकास हमने किया नहीं है प्रॉपर, अब विकासशील हैं। तो इसके लिए पूछा गया है कि सबसे बेटर मार्केट हमारी यहाँ कौन सी देखने मिलेगी। ऐसा कौन सा मार्केट का फॉर्म है जो यहाँ मोस्ट कॉमन है, कॉमनली दिखने को मिल जाएगा एक डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया जैसी में। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, रियल में देखने को नहीं मिलती। बल्कि एग्रीकल्चर बहुत हद तक परफेक्ट कंपटीशन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर परफेक्ट कंपटीशन की सारी कंडीशन को तो एग्रीकल्चर भी फॉलो नहीं करती ना। ओलिगोपोली, पहले मोनोपोली देखते हैं। अगर मोनोपोली होती, हम ही प्रोड्यूस कर रहे होते किसी प्रोडक्ट को, तो फिर हम डेवलपिंग ना होकर के डेवलप्ड हो चुके होते, UAE और जो बाकी ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं इन कंट्रीज़ की तरह। तो मोनोपोली भी नहीं होगा। डिओपोली भी एक तरह से हम बात करें मोनोपोली की ही एक्सट्रीम है, जिसमें सिंगल मतलब दो जनों के हाथ में कंट्रोल है प्रोडक्शन का। तो ये भी सिचुएशन नहीं है अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो हमारे लिए आइडियलिस्टिक और कॉमन मार्केट जो होगी वो होगी ओलिगोपोली। 149 क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा अपना, फिर हम पूरा पेपर डिस्कस कर चुके होंगे। MRS की बात करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, IC कर्व। IC कर्व का जो ये स्लोप है इसको हम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि जब हमारी जो गुड Y है और गुड X है, X की एक एडिशनल लेने के लिए हम Y को सेक्रीफाइस करते चलते हैं, Y की यूनिट्स को गिराते चलते हैं। इस रेट को यानी Y की यूनिट्स जब आप छोड़ते जाते हो, वो हर बार आप ज़्यादा छोड़ने को रेडी, हर बार आप कम छोड़ने को रेडी होते हो, यानी जो MRS है वो डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो MRS के बारे में पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट MRS से रिलेटेड नहीं है। 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। MRS के डिक्रीज होने के चलते IC कॉन्केव होता है। तो IC की कॉन्वेक्स और कॉन्केव, सबसे पहली बात तो IC कॉन्केव नहीं होता, ये अपना गलत हो गया। MRS इज ऑब्टेन फ्रॉम नेगेटिव स्लोप ऑफ द IC कर्व। तो IC कर्व के नेगेटिव स्लोप का रीज़न MRS नहीं होता, ये भी अपना कैंसिल आउट हो गया। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब एक गुड को ज़्यादा ले रहे हो तो दूसरे को कम कर रहे हो। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्सिटी ये हमारी MRS और MRT बताती है। जो हमारा PPC कर्व होता है, PPC कॉन्केव होता है क्योंकि आपकी जो एक को जब आप बढ़ाते हो तो दूसरे को डिक्रीज करने की जो रेट है MRT, वो रेट इंक्रीजिंग है। वहीं IC की बात करें, एक को बढ़ाने के लिए, पहली को बढ़ाने के लिए दूसरी की जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो हर बार कम सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, तो इसीलिए IC कर्व कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आपकी डिक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग। तो करेक्ट, अब ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, सेकेंड वाला। थर्ड पढ़ते हैं, MRS इज डिफाइंड बाय द मूवमेंट अकरिंग ऑन द सेम IC कर्व। बिल्कुल ठीक है, MRS जब आप सेम IC कर्व में यहाँ से यहाँ जाते हो तो ये मार्जिनल रेट को बताता है, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ में बोला गया MRS इज नेवर डिफाइंड बाय द मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट ICs, बाय द मूवमेंट
ये भी करेक्ट है कि MRS जब एक कर्व से दूसरे कर्व के ऊपर जाते हो तो ये MRS नहीं है। एक कर्व से दूसरे कर्व के ऊपर शिफ्ट होना ये MRS नहीं बताता हमें, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है हमारा, और सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्लोप का रीज़न MRS को नहीं बताया गया है, बल्कि बोला गया है कि जो ये नेगेटिव स्लोप है इसके 2 पॉइंट्स के बीच में बोला गया है कि किसी भी पॉइंट पे जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो ये MRS है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड भी हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट जिसमें बोला गया था कि आपका IC कॉन्केव है, ये हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया PPC की अगर हम बात करें ये कॉन्केव होता है ओरिजिन की तरफ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रीज़न दिया गया है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट, ये भी हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि आप रिलेटिवली पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी होते हो। पहले आप 3 यूनिट्स छोड़ रहे थे, अब आप 4 यूनिट छोड़ने को रेडी हो Y की फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ X, यानी X की एक एडिशनल को प्रोड्यूस करने के लिए Y की हर बार आप ज़्यादा यूनिट्स छोड़ देते हो, Y को का प्रोडक्शन आप गिराते जाते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा। रीज़न भी ठीक है, असर्शन यानी हमारा स्टेटमेंट भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। यहाँ पे हमने HTET 2023 को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।